हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ जावास्क्रिप्ट इन 30 प्रोजेक्ट सीरीज़, जिसमें कि हम 30 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ओवरऑल और उसी के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को A to Z सीखेंगे। आज हम बनाने वाले हैं बेसिक कैलकुलेटर विच इज़ दिस वन, और इसके अंदर हम बेसिक ऑपरेशन ही करेंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवीजन हो गया। एंड इसके अलावा हम सीखेंगे कैसे हम इनवैलिड इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे विच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि आप प्लस माइनस डिवीजन एटसेट्रा कैसे का लॉजिक कैसे जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हो। उसके साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, जैसे कि इफ एल्स। उसके अलावा कैसे आप इनवैलिड इनपुट्स को हैंडल कर सकते हो, और साथ में थोड़ा सा लूप्स का भी इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में लूप्स भी यूज करने वाले हैं। अगर आप अभी तक मेरे जावास्क्रिप्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में यस लिखना मत भूलना। और अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं अपने HTML स्ट्रक्चर के साथ। HTML कोड करने से पहले हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर अपने कैलकुलेटर का, सो दैट हमें वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मेरे पास होगा एक डिव जो कि मेरा मेन डिव होगा, एंड इस डिव के अंदर अनदर 2 डिव्स होंगे, जिसमें कि एक डिव के अंदर मैं अपना रिजल्ट डिस्प्ले करूंगी या जो नंबर्स प्रेस करेंगे वो डिस्प्ले करेंगे, एंड दूसरे डिव के अंदर मेरे सारे बटन्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 जिसको यूजर प्रेस कर सकता है। अब बटन्स के लिए मुझे रोज एंड कॉलम्स का यूज करना होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर में देखा होगा, सपोज करो एक रो है जिसके अंदर 4 बटन्स रखी हुई हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और ऐसे ही मल्टीपल रोज होते हैं, कुछ ऐसा। और मे बी पहला बटन आपका होगा क्लियर, जिसको प्रेस करने पे आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि रीसेट हो जाता है। उसके अलावा एक बैक स्पेस बटन होती है। उसके बाद आपका ऑपरेटर हो गया डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। उसके अलावा यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे आपके सारे नंबर्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हाँ, एक और बटन होती है विच इज 0, और 0 भी हमें बनाना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। एंड क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही बटन रिमेनिंग है, मैं एक लंबी सी बटन बनाऊंगी हियर एंड इट विल बी 0। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई कैलकुलेटर, जिसके अंदर एक मेन डिव होगा। उस मेन डिव के अंदर 2 और डिव्स होंगे। एक डिव में मैं अपना रिजल्ट डिस्प्ले करूंगी, सपोज करो किसी ने प्रेस किया 9 + 8 एटसेट्रा, और उसके बाद जब इक्वल टू प्रेस करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए डिव होगा। एक दूसरा डिव होगा जिसके अंदर सारी बटन्स होंगी जो यूजर प्रेस कर सकता है, जैसे क्लियर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इक्वल टू एंड ऑल द नंबर्स लाइक 0 1 2 3 एटसेट्रा। सो दिस इज द कैलकुलेटर विच वी विल क्रिएट थ्रू आवर HTML कोड, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ अपने VS कोड के अंदर और फटाफट अपना बॉयलर प्लेट कोड कंप्लीट करते हैं। टाइटल में देती हूँ Day 3 बेसिक कैलकुलेटर, और अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं अपना मेन डिव बनाऊंगी जो अभी मैंने दिखाया था, और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास दूंगी कैलकुलेटर, क्योंकि ये मेरा मेन डिव है, ठीक है। और इस डिव के अंदर फिर से 2 और डिव्स होंगे, जिसमें एक के अंदर मैं डिस्प्ले करूंगी अपना रिजल्ट, तो इस डिव की ID होगी डिस्प्ले, और साथ में एक और डिव होगा जिसके अंदर मैं क्लास दूंगी बटन, ठीक है। ये मेरे 2 डिव्स बनके रेडी हैं। BTN नहीं देते हैं इसको, बटन्स, क्योंकि BTNs मुझे भी फर्दर यूज करना है। और इनिशियली डिस्प्ले के अंदर 0 प्रिंट होगा, यानी 0 दिखेगा जब तक कि यूजर कोई एक्टिविटी नहीं करता। और मेरे दूसरे डिव के अंदर फर्दर मुझे सारे बटन्स बनाने हैं। तो बटन्स अगर मैं काउंट करूं तो मुझे टोटल 1 2 3 4 16 17 बटन्स क्रिएट करने हैं, एंड रो वाइज क्रिएट करने हैं, यानी फर्स्ट रो में 4 बटन, सेकेंड रो में 4 बटन, थर्ड रो में अगेन 4 बटन, एंड फोर्थ रो में अगेन 4 बटन्स होंगी, एंड लास्ट फाइनल रो के अंदर एक ही बटन होगी विच will be the 0 बटन। तो we'll start with row 1, और मैं बनाऊंगी row 1। इसके अंदर 4 बटन्स होंगे, तो I'll write बटन, और सबके अंदर मैं क्लास दूंगी BTN, क्योंकि सबको मुझे एक साथ टारगेट करना होगा, और इसलिए मैं इसको एक क्लास दे रही हूँ BTN, एंड मैं लिखूंगी into 4, टैब प्रेस करूंगी और मेरे पास 4 बटन्स बनके रेडी हो जाएंगी। पहली बटन होगी मेरी क्लियर बटन, दूसरी बटन होगी मेरी बैक स्पेस बटन, तीसरी बटन होगी मेरी डिवीजन बटन, एंड फोर्थ बटन विल बी मल्टीप्लिकेशन बटन, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, और ये मेरा रो 1 बन करके रेडी है। सिमिलरली मुझे रो 2 बनाना होगा, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये हो गई मेरी सेकेंड रो, और इस रो के अंदर मेरे पास होगा नंबर्स विच इज 7 8 9, एंड इसके अलावा होगा सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली रो 3 आ जाएगा,
और रो 3 के अंदर अगेन आई विल हैव 4 बटन्स। पहला होगा 4, दूसरा होगा 5, देन 6 एंड देन प्लस। लास्ट वन विल बी रो 4 और 4th रो के अंदर मेरा बटन होगा 1 2 3 एंड इक्वल। कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इक्वल टू। एंड एक और रो होगी विच इज रो 5 जिसके अंदर एक अकेली बटन होगी .btn और इस बटन के अंदर होगा 0। सिंपल, मेरा HTML स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि अभी इस पे कोई भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की गई है, बट स्टिल मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास मेरी सारी बटन्स हैं। एक और डिस्प्ले वाला डिव है एंड सेकंड डिव के अंदर मुझे मेरी सारी बटन्स दिख रही हैं। तो ये मेरा बेसिक HTML स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। अब इसको सुंदर दिखाने के लिए अगेन हम अब CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो लेट्स मूव टू style.css वाला फाइल एंड वहाँ पे अपनी बेसिक CSS प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। अब आते हैं अपने CSS फाइल के अंदर और मैं स्टार्ट करूंगी बॉडी से। और बॉडी का सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड कलर बिल्कुल नहीं पसंद है वाइट, तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगी टू अ सॉफ्टर ब्लैक एंड देन इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा कैलकुलेटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरफ से एकदम सेंटर में दिखे। तो उसके लिए पहला स्टेप है मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगी एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करूंगी, अलाइन आइटम भी सेंटर करूंगी। यानी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने का मतलब है मैंने अपने डिव्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया एंड अलाइन आइटम को सेंटर करने का मतलब है कि मैंने अपने कैलकुलेटर को या डिव को वर्टिकली भी सेंटर में कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके मार्जिन को 0 करूंगी। कभी कभी बाय डिफॉल्ट बॉडी में थोड़ी सी मार्जिन होती है एंड साथ में मैं इसकी हाइट को फिक्स कर दूंगी टू द स्क्रीन हाइट विच इज 100 VH। ये हो गया बेसिक बॉडी के ऊपर CSS। अब आते हैं अपने पहले डिव के अंदर विच इज द कैलकुलेटर 1। क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा वाला डिव है तो इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं और इसको एड्रेस करने के लिए डॉट लगा के मैं लिखूंगी कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास है और क्लास को एड्रेस करने के लिए हमेशा हम डॉट का यूज करते हैं। अब मेरे बैकग्राउंड का कलर फिक्स है तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दूंगी ताकि पता चले कि पूरे डिस्प्ले पे कहाँ पे मेरा कैलकुलेटर एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको मैं हल्का सा ब्लैकिश कलर दूंगी, ग्रे, और साथ में एक इसको देंगे हम 20 पिक्सल्स की पैडिंग और थोड़ा सा राउंडेड रखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो बॉर्डर रेडियस में दे दूंगी 15 पिक्सल और साथ में इसकी विड्थ को फिक्स कर दूंगी ताकि मुझे एक आइडिया हो कितना बड़ा मेरा कैलकुलेटर दिखने वाला है। ये था मेरा मेन डिव। अब आते हैं अपने इस मेन डिव के अंदर फर्स्ट डिव पे विच इज दिस वन, डिस्प्ले। अगर आपको याद हो तो हमने इस मेन डिव के अंदर 2 डिव्स क्रिएट किए हैं, एक जिसके अंदर हमारा रिजल्ट दिखेगा एंड एक जिसके अंदर सारी बटन्स होंगी। तो अभी मैं इस डिव की बात कर रही हूँ जिसके अंदर मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है। तो मैं आऊंगी अपने डिस्प्ले वाले डिव पे जिसको मुझे कैच करना होगा हैश से। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्लास नहीं ID दे रखी है। और डिस्प्ले का मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगी ब्लैक सो दैट ये हाईलाइट हो और इसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो मुझे दिखे व्हाइट। इसके साथ साथ इसको फॉन्ट साइज देते हैं 32 पिक्सल। थोड़ा सा इसको भी बॉर्डर रेडियस देते हैं क्योंकि ये बहुत शार्प दिखेगा। तो बॉर्डर रेडियस ऑफ 15 पिक्सल्स एंड थोड़ी सी मार्जिन देंगे नीचे से ताकि ये अपने सिबलिंग के साथ चिपके ना। तो मैं सिर्फ बॉटम से मार्जिन दूंगी, मार्जिन बॉटम अगेन 15 पिक्सल्स और इसमें टेक्स्ट हमेशा राइट में ही विजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अपनी सेकेंड वाले डिव पे जिसके अंदर सारे बटन्स रखे हुए हैं एंड अगर आप अभी ध्यान से देखो तो सारे बटन्स एक ही रो में आ रहे होंगे विच इज लाइक दिस। क्योंकि हमने अभी तक कोई CSS प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं करी है एंड सबको मैंने एक ही डिव के अंदर रखा हुआ है तो ये सारे के सारे अभी एक ही रो में आ रहे हैं। और इसको प्रॉपरली 4 के ग्रुप में डिवाइड करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ग्रिड। तो मैं टारगेट करूंगी बटन्स वाली क्लास को जो मेरे सारे बटन्स को होल्ड करती है और इसके अंदर सबसे पहले मैं करूंगी डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड एंड फ्लेक्स 2 तरीके होते हैं जिससे हम अपने डिव्स को अरेंज करते हैं और यहाँ पे मैं ग्रिड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इक्वल स्पेस देना है अपने सारे बटन्स को। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ग्रिड। टेम्पलेट होगा कॉलम्स और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगी विच इज़ रिपीट और मैं इसको बताऊँगी कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और सबको मैं इक्वल फ्रैक्शंस में स्पेस दे दूँगी विच इज़ 1FR और साथ में सबके बीच में मैं गैप दे दूँगी 10 पिक्सल्स का। सिंपल, इससे सारे बटन्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे 4 कॉलम्स के अंदर, मतलब एक रो में 4 कॉलम्स में अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद मैं टारगेट करूंगी अपनी सारी बटन्स को विच इज़ BTN। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देखो मैंने अपने मेन डिव को कैलकुलेटर क्लास दिया था,
फर्स्ट इस कैलकुलेटर के अंदर 2 डिव्स थे, एक था डिस्प्ले डिव, एक था बटन्स डिव। तो डिस्प्ले डिव के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, फिर हमने बटन्स डिव के अंदर जितने भी बटन्स थे उसको ग्रिड की हेल्प से अरेंज किया। अब मैं टारगेट करने वाली हूँ इन सारी बटन्स को एक साथ, तो मैं यूज़ करूँगी BTN क्लास का। तो आई विल राइट .btn और इसके अंदर इसको सुंदर बनाने के लिए थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं विच इज़ 20 पिक्सल, और इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि बटन्स भी मेरी राउंडेड दिखें। बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स। अब देखते हैं कि मेरा कैलकुलेटर अभी एक्चुअली दिख कैसा रहा है। तो उसके लिए index.html में आएंगे और अपने CSS फाइल को लिंक कर देंगे href में style.css। लेट्स सी। तो कुछ ऐसा मेरा कैलकुलेटर अभी दिख रहा है। सारे बटन्स मेरे अरेंज हो गए हैं प्रॉपरली, एक एक रो में 4-4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में एक एक बटन्स मेरी अरेंज हो गई है। बटन्स को भी बैकग्राउंड कलर ग्रे ही देते हैं। तो style.css के अंदर आऊँगी एंड बैकग्राउंड कलर में दे दूँगी हल्का सा ग्रेश, ठीक है, कुछ ऐसा। बॉर्डर नहीं रहेगा इस पे, तो बॉर्डर नन, और साथ में कर्सर, पॉइंटर, और सारे टेक्स्ट जो है इसका कलर मैं कर देती हूँ वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ग्रे है। ठीक है, कुछ ऐसा। थोड़ा सा अपने डिस्प्ले को भी पैडिंग देते हैं क्योंकि 0 बहुत चिपका हुआ दिख रहा है, तो हर तरफ से मैं पैडिंग दूंगी 15 पिक्सल्स की। एंड हाँ, अभी ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इन सारे नंबर्स को मैं एक डिफरेंट कलर की बटन्स में, मतलब इन सारे नंबर्स वाले बटन्स को एक डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ। एंड जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको एक डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ। सिमिलरली मैं क्लियर वाली बटन को एक डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ। तो सबको अलग अलग टारगेट करने के लिए मुझे सबको अलग अलग क्लासेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करूँगी मैं अपने HTML फाइल के अंदर। पहले तो जो मेरी क्लियर वाली बटन है इसको एक और क्लास दूंगी, क्लियर। सिमिलरली जो मेरी बैकस्पेस वाली बटन है इसको एक अलग क्लास दूंगी, बैकस्पेस। अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया एंड एडिशन हो गया, इन चारों को मैं एक और क्लास ऐड करूंगी विच इज़ ऑपरेटर्स, ताकि मुझे पता हो कि ये ऑपरेटर्स बटन की बात हो रही है। एंड देन नेक्स्ट जितने मेरे नंबर्स वाले बटन है 7 8 9 4 5 6 1 2 3 एंड देन 0, इनको मैं एक और क्लास दे दूंगी, नंबर्स। ओ शिट, इनको मैं एक और क्लास दे दूंगी, नंबर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स को ऑपरेटर क्लास दे दी, नंबर्स को नंबर्स क्लास दे दी, इक्वल वाली बटन को मैं इक्वल क्लास दे दूंगी और 0 वाली को मैं 0 क्लास दे दूंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी तक जब सारे बटन्स को एक साथ टारगेट करना था तो मैंने BTN क्लास से टारगेट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि जितने नंबर्स वाली बटन्स हैं उसको मैं एक डिफरेंट कलर से डिनोट करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाली बटन पे CSS लगाने के लिए मुझे एक डिफरेंट क्लास देनी पड़ेगी, वरना जो भी CSS मैं अप्लाई करूँगी वो सारी बटन्स पे अप्लाई हो जाएंगी। एंड सिमिलरली बैकस्पेस बटन को एक डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ, क्लियर बटन को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सेपरेटली सबको एक डिफरेंट क्लास देनी पड़ी ताकि मैं उसको अलग से टारगेट कर पाऊँ। तो अब मैं जाती हूँ अगेन अपने style.css के अंदर और सबसे पहले मैं टारगेट करूँगी अपने ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर्स एंड ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स के बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज करना है। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है, मेरे चारों ऑपरेटर जो हैं वो ऑरेंज कलर के हो गए हैं। सिमिलरली जो मेरी इक्वल बटन है, इक्वल बटन का बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन। नेक्स्ट ग्रीन, ओके। नेक्स्ट जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स को मैं दे दूंगी, नंबर्स रहने देते हैं, नंबर्स ग्रे ही ठीक है। क्लियर बटन
का बैकग्राउंड कलर होगा रेड एंड लास्ट जो मेरी बैक स्पेस बटन है, बैक स्पेस, उसका बैकग्राउंड कलर होगा अ लिटिल ग्रे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा लग रहा है मेरा कैलकुलेटर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मेरी क्लियर बटन रेड हो चुकी है, बैक स्पेस वाली बटन हल्का ग्रेइश है एंड ऑपरेटर्स मेरे अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, इक्वल बटन मेरी अलग हाईलाइट हो रही है। नॉर्मल न्यूमेरिकल बटन्स को मैंने एज इट इज ग्रे रखा है। एक चीज़ और मुझे करना है, जो ये जीरो वाली बटन है, मैं चाहती हूँ कि जो ये जीरो वाली बटन है ये एक सिंगल ग्रिड का स्पेस ना लेके ये पूरे रो का स्पेस ले ले, सो दैट ये थोड़ा और बेटर दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नॉर्मली मैंने यहाँ पे ग्रिड कॉलम में 4-4 पार्ट में डिवाइड किया था। मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि जो मेरी जीरो वाली बटन है चारों का स्पेस एक साथ ऑक्यूपाई करे एंड नाउ इट विल लुक लाइक दिस। थोड़ा सा होवर प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देते हैं कि जब भी कोई किसी बटन पे होवर करे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए टू अ लिटिल ग्रे अगेन। ठीक है, ऐसा। तो अभी आई थिंक हमारी सारी CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और अभी इसमें हम जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट ये एक्चुअली वर्क करे, क्योंकि अभी कोई भी बटन क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे एंड यहाँ पे हम एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेटर्स की बटन्स एक्चुअली काम करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने अपना बेसिक HTML का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाया कैलकुलेटर का, फिर CSS का यूज करके हमने उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाया, मतलब उसमें कुछ कुछ CSS प्रॉपर्टीज लगाई, जैसे कि क्लियर बटन को रेड किया, बैक स्पेस बटन को हमने ग्रे किया, ऑपरेटर्स को अलग से स्टैंड आउट करने के लिए हमने येलो किया, इक्वल को ग्रीन किया एंड बाकी सारे बटन्स को, ताकि वो पता चले कि ये नंबर्स हैं, हमने उनको ग्रे कलर दिया। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक HTML बेसिक कैलकुलेटर का स्केलेटन एंड उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इतना रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करने से पहले दो चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें इस बटन की क्लिक पे, जैसे मान लो किसी ने 9 प्रेस किया, तो यहाँ पे जो भी बटन यूजर प्रेस कर रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और साथ में उसको अपने कोड में स्टोर करके रखना है, क्योंकि जैसे यूजर प्लस प्रेस करेगा फिर से यहाँ पे हमें उस प्लस को दिखाना है एंड उसके बाद सेकेंड नंबर जो प्रेस करेगा उन दोनों को ऐड करके, सपोज 9 प्रेस किया, प्लस प्रेस किया और 6 प्रेस किया, तो 9 + 6 का जो सम होगा वो इक्वल टू के प्रेस करने पे यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। ठीक है, यही तो बेसिक कैलकुलेटर करता है। तो इसका मतलब हमें इस डिस्प्ले का एक्सेस चाहिए, यानी कि इस डिस्प्ले पे कोई चीज़ दिखाने के लिए हमें इस डिस्प्ले का कंट्रोल चाहिए, राइट। डिस्प्ले मतलब ये ब्लैक वाली डिव जिसको हमने ID दी है डिस्प्ले। तो सबसे पहले तो हमको इसका कंट्रोल चाहिए कि भैया इस पे मुझे लिखने का फ्रीडम चाहिए कि जो यूज़र टाइप कर रहा हो वो वहाँ से कैच करके और यहाँ पर दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले तो ये फ्रीडम मुझे चाहिए। उसके बाद कौन सी बटन यूज़र प्रेस कर रहा है उसका भी मुझे आइडिया चाहिए कि यूज़र ने 8 प्रेस किया, 9 प्रेस किया, 0 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, कौन सी बटन यूज़र प्रेस कर रहा है उसका भी मुझे आइडिया चाहिए। तो इसका मतलब मुझे सारी बटन्स पे भी कंट्रोल चाहिए, राइट, ताकि कौन सी बटन प्रेस हो रही है वो मैं समझ पाऊँ। तो यानी कि इन सारी बटन्स को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा और उसके साथ साथ इस डिस्प्ले वाली डिव को भी मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ से प्रेस हो तो उसको मैं रीड कर पाऊँ और यहाँ पे उसको राइट कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि जब भी किसी भी एलिमेंट का हमें एक्सेस चाहिए होता है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ करके या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का यूज़ करके बहुत आसानी से उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो वही काम हम फिर से करने वाले हैं। अपने VS कोड के अंदर आ जाते हैं और सबसे पहला काम जो मैं करूँगी वो मैं यही करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपनी ब्लैक वाली डिव को, ये देखो ब्लैक वाली डिव जिसमें 0 विजिबल है, उसको मैंने डिस्प्ले ID दे रखी है, यानी ID है उसकी डिस्प्ले, राइट। तो मैं आ जाऊंगी यहाँ पे और मैं इसके अंदर लिख दूंगी डिस्प्ले, यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जिस भी डिव की ID डिस्प्ले है उसका एक्सेस मुझे या उसकी सारी प्रॉपर्टीज मुझे दे दो। ठीक है, तो ये मुझे कुछ तो रिटर्न करेगा, तो मैं उसको सेव कर लूँगी कॉन्स्ट डिस्प्ले। मैं इसको डिस्प्ले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले करने वाले हैं। अब बारी आती है बटन्स की। अब सपोज करो कि मेरे पास कुछ नहीं तो एटलीस्ट 17 बटन्स है। अब अगर मैं गेट एलिमेंट बाय ID करके
एक एक बटन को ऐसे निकालूंगी जैसे मैंने डिस्प्ले के लिए निकाला है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर बैक स्पेस बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लियर बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऑपरेटर बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, नंबर बटन, क्योंकि हमने आईडी या क्लास दे तो रखा है, राइट, यहाँ पे कुछ तो दे रखा है। तो हाँ, ऐसे भी हो सकता है, बट क्लासेस का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत ज़्यादा लेंदी कोड हमें लिखना पड़ेगा। उस चीज़ को स्किप करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है या एक और फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, एक होता है क्वेरी सेलेक्टर, एक होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और दूसरी चीज़, हमने, अगर आपको याद हो तो सारी की सारी बटन्स को एक क्लास दिया था विच इज़ BTN। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करो, हमने सबको एक क्लास दी थी BTN, ये सारी बटन्स के पास ये वाली क्लास होगी। और इसके अंदर फिर से मैंने दूसरी क्लासेस दी थी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप मोर देन वन क्लासेस दे सकते हो एक एलिमेंट को, और यही काम हम टेलविंड CSS में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक BTN क्लास दी थी और उसके बाद अलग से स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ ये क्लियर बटन है, मैंने क्लियर क्लास दे दी थी, हाँ ये बैक स्पेस बटन है, मैंने बैक स्पेस दे दिया था, जितने ऑपरेटर्स हैं उनको ऑपरेटर्स क्लास दे दिया था, और जितने भी नंबर्स हैं उनको नंबर्स क्लास दे दिया था। बट जब भी बात आएगी इन सारे बटन्स को एक साथ टारगेट करने की, तो मैं यूज़ करूँगी BTN क्लास का, और यही एक सिंपल लॉजिक है BTN यहाँ पे देने का। माना तो मैं चुपचाप क्लियर दे देती ना, क्योंकि CSS तो हमने ऐसे अप्लाई करा था, क्लियर पे, बैक स्पेस पे, ठीक है, सबको अलग अलग कलर्स दिया था। बट जब सबको ग्रुप में एक साथ टारगेट करने की बात आएगी, तो इसीलिए हमने वहाँ पे सबको एक सिंगल क्लास दे रखी है, ताकि जैसे ही मैं BTN लिखूँ इन सारी बटन्स को एक साथ टारगेट कर पाऊँ। ठीक है, और सारी बटन्स को टारगेट करने का मतलब है सबको एक साथ कंट्रोल में लेना है, ताकि यूज़र कौन सी बटन प्रेस कर रहा है वो मुझे पता चल जाए। सिंपल। तो अब मैं बात कर रही थी क्वेरी सेलेक्टर ऑल की। अगर आपको सिंगल बटन या सिंगल एलिमेंट का एक्सेस चाहिए तो आप क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, एक क्वेरी पास करते हो आप, ठीक है, उस क्वेरी का मतलब होता है कि आप बताते हो कि भाई ऐसी मुझे एलिमेंट चाहिए जिसकी ID ABC है, या जिसका क्लास ये है, या जिसका टैग ये है। आप एक क्वेरी उसको देते हो और उस क्वेरी के बेसिस पे जो भी उस क्वेरी को सेटिस्फाई करता है वो एलिमेंट आपको उठा करके वो दे देता है। और अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करते हो। तो क्योंकि मुझे 17 बटन्स का एक्सेस एक साथ चाहिए, मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करूँगी। कैसे, यहाँ पे देखो, एक बार मैं अपने कंसोल पे आपको दिखाती हूँ। तो सिंपल, मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और इस क्वेरी सिलेक्टर ऑल को बताना पड़ेगा ना, क्वेरी तो देनी पड़ेगी कुछ। भाई तुम किसी से बोल रहे हो कि उस इंसान को ढूंढ के लाओ, तो उस इंसान की कुछ तो डिटेल यहाँ दोगे ना। तो मैं बताऊंगी कि जिस भी एलिमेंट की क्लास है BTN, ठीक है, BTN। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि क्लास है, अगर ID होती तो हैश लगाते। जिस भी एलिमेंट की ID है, जिस भी एलिमेंट का क्लास है BTN, सारे एलिमेंट्स मुझे उठा करके दे दो। अगर मैं एंटर करूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, एक नोड लिस्ट मिल रही है। ठीक है, नोड लिस्ट, ये एरे जैसा होता है बट एरे नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अभी के लिए एरे समझ सकते हो, यानी कि ये आपको सारे के सारे बटन्स का एक्सेस दे दिया है। देखो, BTN.clear, BTN.backspace, BTN.operators, BTN.operators, BTN.numbers, और काउंट कर लो तो 0 से लेके 16 यानी कि टोटल 17 बटन्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि जब भी मुझे मोर देन वन बटन्स को एक साथ टारगेट करना है, मैंने सबको एक क्लास दे दी एंड सबको मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से एक बार में टारगेट कर लिया। सिंपल, यही काम हम अपने कोड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल वही मैं करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्वेरी क्या है कि भैया जिस भी बटन की क्लास हो .BTN। ठीक है, अगर ID होती तो यहाँ पे क्या लगाते, हैश, उसको मुझे दे दो। तो मैंने बोला कॉन्स्ट। अब क्योंकि यहाँ पे सारी बटन्स का एक्सेस एक साथ मिल रहा है तो मैं इसको नाम दूंगी बटन्स, इस वेरिएबल को मैं बटन्स नाम दे दूंगी। ठीक है, अब देखो मेरे पास कंट्रोल तो आ चुका है सारी चीज़ों का, यानी कि मैं डिस्प्ले को भी कंट्रोल कर पा रही हूँ, कैसे, यहाँ से, और मैं सारी बटन्स को भी कंट्रोल कर पा रही हूँ, कैसे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से। यहाँ से मैंने इसका भी एक्सेस रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद अब अगर अपने लॉजिक से सोचो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो यूज़र एक नंबर प्रेस करेगा तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद यूज़र कोई ना कोई ऑपरेटर प्रेस करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या इक्वल, तो उसके बाद आपको चाहिए होगा एक ऑपरेटर। एंड देन यूज़र एक और नंबर प्रेस करेगा, वो हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, एंड लास्ट में यूज़र आपको एक
एंड लास्ट में आपको रिजल्ट स्टोर करके यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक स्टोरेज यानी कि डिस्प्ले करने यानी कि रिजल्ट वेरिएबल। तो मुझे कुछ कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले बना लिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, अभी के लिए ब्लैंक है, यानी कि जब यूज़र कोई भी बटन प्रेस करेगा तो वो फर्स्ट नंबर के अंदर आ जाएगा। सेकंड मैं ले लूँगी एक ऑपरेटर, क्योंकि कुछ तो प्रेस करेगा ना, प्लस माइनस इक्वल टू। उसके बाद मुझे एक और नंबर चाहिए होगा, सेकेंड नंबर, तो एक वेरिएबल और मैंने ले लिया सेकेंड नंबर, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने ले ली, रिजल्ट मैं भी नहीं ले रही हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊँगी। तो ये 3 मैंने वेरिएबल्स लिए हैं और कैसे बनाए हैं, लेट की हेल्प से। अगर आपको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेट, कॉन्स्ट, वैर कब क्यों यूज़ किया जाता है सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक जिसमें यूज़र जो भी पहला नंबर प्रेस करेगा वो स्टोर करना है, जो भी ऑपरेटर प्रेस करेगा उसको ऑपरेटर में स्टोर करना है, जो भी सेकंड नंबर करेगा उसको सेकंड नंबर में स्टोर करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब आप अपने दिमाग से सोचो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि यूज़र एग्जैक्टली कौन सी बटन प्रेस करने वाला है। हो सकता है सबसे पहले वो इक्वल टू ही प्रेस कर दे, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना कि यूज़र ने कौन सी बटन प्रेस की है। तो इसका मतलब आपको सारी की सारी बटन्स पे एक साथ नज़र रखनी होगी, है ना। सारी बटन्स पे एक साथ नज़र रखनी होगी, एकदम चौकन्ना रहना होगा कि कौन सी बटन प्रेस हो रही है मुझे तुरंत पता चल जाए, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, कैसे, इवेंट लिसनर्स की हेल्प से। यानी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी की सारी बटन्स पे एक साथ इवेंट लिसनर लगा दें, जस्ट लाइक अ चौकीदार जो एक सोसाइटी में काम करता है और सोसाइटी वाले बोलते हैं कि अब सारे घर पे एक साथ नज़र रखना कि कहीं पे कोई भी हलचल तो नहीं हो रही, ठीक है। तो सिमिलरली इवेंट लिसनर वही चौकीदार है जो सारी की सारी बटन्स पे एक साथ नज़र रखेगा, राइट। बट एक साथ नज़र कैसे रखेगा, क्योंकि एक बार में तो इवेंट लिसनर एक ही पे काम करेगा ना, कि अगर भाई क्लियर बटन पे मैं डॉट एड इवेंट लिसनर लगा सकती हूँ, या बैक स्पेस पे एड इवेंट लिसनर लगा सकती हूँ, या डिवीजन वाले पे एड इवेंट लिसनर लगा सकती हूँ, सारे पे एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो सारे के सारे एक साथ कंट्रोल करने के लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब लूप क्या होता है, लूप का मतलब है कि वो सारी बटन्स को एक साथ यानी एक एक करके चेक करता रहेगा, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक एरे है, ठीक है। अब एरे इज सिमिलर टू नोड लिस्ट बट नॉट सेम, तो इसीलिए मैं एरे का एग्जांपल ले रही हूँ। अब आपके पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ नंबर्स रखे हुए हैं 8, 9 एंड 0, ठीक है। ये हैं आपके नंबर्स, डॉट नहीं कॉमा। ये आपका एक एरे रखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सारे एरेज को एक एक, इन सारे एरेज में जितने भी नंबर्स हैं ना, अब आपको क्या करना है कि इस एरे में जितने भी नंबर्स हैं ना सबको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या काम करना होगा आपको, सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि एक एक करके इन नंबर्स को फेच करना होगा। पहले 1 निकालोगे, फिर 2 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देन 9 एंड देन 10 था, बट कोई बात नहीं, 91 एंड 0 हो गया। तो एक एक करके आप सारे नंबर्स को फेच करोगे। अब फेच करने के लिए क्या करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप मतलब कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू बार बार रिपीट की जा रही है, ठीक है। तो लूप का मतलब होता है कि कोई लॉजिक जो 1 से स्टार्ट होगा और सेम लॉजिक 2 पे भी रिपीट होगा, 3 पे भी रिपीट होगा, 4 पे भी रिपीट होगा, 5 पे भी रिपीट होगा, 6 पे भी होगा एंड सो ऑन। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको कुछ प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, बट कितनी बार प्रिंट करनी है, 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स। तो या तो आप एक काम करोगे कि इसी को 100 टाइम्स लिखोगे, कुछ ऐसा, ऐसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे। तो क्या ये अच्छा लग रहा है, नहीं। ना तो ये कोड एफिशिएंट होगा और ना ही ये कोड आपका प्रोडक्शन में अप्रूव होगा, भगा दिए जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि आपने एक ही चीज़ को बहुत बार लिखा है, विच इज़ नॉट अलाउड, या फिर कह सकते हो एथिकली नॉट गुड
प्रोग्रामेटिकली नॉट गुड, मतलब एक ही चीज़ को बार बार लिखना। इसीलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि आप लॉजिक्स एक बार में लिख दो, बार बार उसको कॉल कर लो। इसीलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं ताकि एक ही चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े। तो द कंक्लूजन इज़ कि अगर किसी एक चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है तो वहाँ पे काम आते हैं लूप्स। ठीक है, कैसे? बहुत सारे तरीके से लूप्स लगते हैं, फॉर इन, फॉर ईच, फॉर ऑफ, मतलब जावास्क्रिप्ट में बहुत तरीके से लगते हैं। मैं सिंपल बेसिक फॉर लूप की बात कर रही हूँ। वाइल भी होता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, बहुत सारे होते हैं। मैं फिलहाल फॉर लूप की बात कर रही हूँ। फॉर लूप लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो फॉर, एक कीवर्ड है फॉर, और इसके अंदर 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू आप देते हो, जैसे मान लो एक वेरिएबल है आई जो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा कहाँ तक, उसकी एक फाइनल वैल्यू, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, उसको बताना होगा ना कि कितनी बार रिपीट करना है। मान लो आपको console.log 100 बार प्रिंट करना है, तो आपने बोला आई 0 से स्टार्ट होगा और जब तक आई 100 बार रिपीट नहीं हो जाता, ये वाला लूप आपको कंटिन्यू करते रहना, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया अपने सिस्टम को, अपने प्रोग्राम को फॉर कीवर्ड से, कि आप एक वेरिएबल ले लो आई जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक जाएगी, 100 तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 100 तक आपको एक काम करना है। क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी इसकी बॉडी में, फॉर की बॉडी में। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आपको क्या करना है, console.log hello एंड बॉडी को क्लोज कर दूंगी। सिंपल। मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम को ये बोला कि मुझे ना console.log hello प्रिंट करना है कितनी बार, 100 बार। ठीक है, बट मैं 100 बार नहीं लिखूंगी, मैं आपको ये काम दे रही हूँ कि आपको इसको 100 बार प्रिंट करना है। अब ये काम कैसे करेगा, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक वेरिएबल कहीं बनेगा आपकी मेमोरी में जिसकी वैल्यू होगी i। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल बनेगा। जैसे i इज इक्वल टू 0 होगा, पहला ये आपका इनिशियल कंडीशन होता है। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेट होता है। उसके बाद ये जाता है नेक्स्ट स्टेज पे, विच इज द कंडीशन चेक, यानी कि चेक करेगा कि ये जो i की वैल्यू है क्या ये 100 से ज़्यादा है, विच इज फॉल्स इन माई केस, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पहले i की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 0 से, उसके बाद इसने सेकंड कंडीशन चेक की क्या ये i की वैल्यू 100 से ऊपर हो गई या नहीं, यानी कि i की वैल्यू क्या है, 0 है, तब ये आएगा नीचे। ठीक है, अब इसके पास ग्रीन पास है कि भाई मैं अभी काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनेशन कंडीशन अभी नहीं आई है, यानी कि ये i की वैल्यू 100 क्रॉस नहीं की है। तो i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, उसने कंडीशन चेक की, नीचे आया, ये वाला काम किया, यानी कि एक बार console.log प्रिंट किया और उसके बाद वापस ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके अब ये i की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि i की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा करके 1 कर देगा, प्लस प्लस यानी कि 1 कर देगा। अब दूसरी बार लूप चलेगा, सिमिलर सेम, फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या ये 100 से ऊपर है, नहीं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 100, नॉट ग्रेटर देन 100, इसका मतलब अभी भी इसके पास फ्रीडम है ये वाला काम करने का। तो ये वापस से नीचे आएगा, फिर से console.log hello प्रिंट करेगा, वापस से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को फिर से बढ़ा देगा, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, वापस से कंडीशन को चेक करेगा, i इज लेस देन 100, येस, क्योंकि अभी 2 है, 2 इज लेस देन 100, नीचे आएगा, फिर से console.log hello प्रिंट करेगा, वापस ऊपर जाएगा, एंड ये कंडीशन चलती रहेगी कब तक, जब तक i की वैल्यू 100 नहीं हो जाती। क्या नहीं हो जाती, 100 नहीं हो जाती। जैसे ही i की वैल्यू 100 होगी, जैसे मान लो i प्लस प्लस 99 था, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 100 हुई, जब ये कंडीशन चेक करेगा i इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब अब आपको ये काम नहीं करना है, कौन सा, console.log hello प्रिंट नहीं करना है, तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ लूप वर्क्स। किसी भी एक काम को अगर आपको रिपीटेडली बार बार करना है तो उसके लिए आप लूप्स का हेल्प लेते हो। ठीक है, उसमें आपको 3 चीज़ देनी होती है। एक देना होता है आपको इनिशियल वैल्यू आपके वेरिएबल की, दूसरी देनी होती है टर्मिनेशन कंडीशन, यानी कि ये जो लूप चल रहा है ये ख़त्म कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। और इस मान लो i की वैल्यू 0 है, अब 0 पे ही 20 बार ये लूप चलाते रहोगे तो फिर ख़त्म, कभी वैल्यू 100 होगी ही नहीं, टर्मिनेशन कंडीशन कभी आएगा ही नहीं। तो टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको एक और ऑपरेटर लगाना पड़ता है, या एक और यहाँ पे काम करना पड़ता है उस वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की। जैसे मान लो आप चाहते थे कि 0 के बाद सीधे i की वैल्यू 2 हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या करते, i प्लस 2 कर देते, सिंपल। तो ये क्या होता, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इवन नंबर्स में ये रन होता। तो ये आपकी एक
इंक्रीमेंट वाली कंडीशन होती है, ठीक है। 3 कंडीशन देनी होती है, इनिशियल स्टेज, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट कैसे करना है वो। और उसके बाद आप यहाँ पे जो काम बार बार रिपीट करना है वो यहाँ लिख देते हो। तो यही लूप का काम होता है, ये उतनी बार चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, एंड इसीलिए हम इसको लूप कहते हैं। लूप मीन्स एनीथिंग सर्क्यूलर, ठीक है, बार बार रिपीट होना, उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। लूप क्लियर है। अब यही लूप हमको अपने कोड में लगाना है, यानी कि सपोज करो आपका जो नोड लिस्ट है, मान लो ये कुछ ऐसी नोड लिस्ट है जिसके अंदर पहली बटन, दूसरी बटन, तीसरी बटन, चौथी बटन, पांचवी बटन, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे 17 बटन है। तो करना क्या है, पहले बटन 1 को चेक करना है, ठीक है, कि इस पे ये तो प्रेस नहीं हुई, फिर दूसरी चेक करना है, फिर तीसरी चेक करना है, फिर चौथी चेक करना है, फिर पांचवीं, फिर छठवीं, एक एक करके आपको सारी बटन्स को चेक करते रहना है कि कोई बटन प्रेस तो नहीं हुई। और जो बटन प्रेस हुई होगी, मान लो ये प्रेस हुई है, तो इसके वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो, वो सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, एक लूप लगाना है और सारी बटन्स को एक एक करके आपको चेक करते रहना है कि बटन प्रेस तो नहीं हुई। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने फॉर लूप ही सीखा है। तो मैंने लिखा फॉर, ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 कंडीशन देनी है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। ये वेरिएबल आपको सिर्फ और सिर्फ लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए लेना होता है। कंफ्यूज मत होना कि आई ही क्यों, आपकी मर्जी हो, अपना नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए जो इस लूप को एग्जीक्यूट करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं बोल रही हूँ अब टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी ना। टर्मिनेशन कंडीशन क्या है कि सारे बटन, यानी कितने, 17 बटन। तो या तो आप ऐसे लिख देते आई इज लेस देन इक्वल टू 17, है ना, ये भी काम करता है क्योंकि मुझे तो पता है कि 17 बटन है ना। देखो यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 8 16 12 16 एंड 17 बटन है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ना पता हो कि कितनी बटन है, तो इसलिए हमेशा इस कंडीशन को डायनेमिक रखने की कोशिश की जाती है। कैसे रखेंगे, हमको पता है कि एरे के पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज लेंथ। तो मैंने बोला कि ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स, नोड लिस्ट और एरे में डिफरेंस होता है, बट नोड लिस्ट इज सिमिलर टू एरे, इसलिए एरे वाली प्रॉपर्टीज इस पे चलती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि एरे के पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये एक नोड लिस्ट है बटन्स, तो बटन्स डॉट लेंथ, यानी कि जितना बड़ा ये नोड लिस्ट है तब तक आपको ये लूप चलाते रहना है। आई इज लेस देन इक्वल टू बटन्स डॉट लेंथ एंड डोंट डू इक्वल टू, यू कैन डू इक्वल टू। लास्ट में एक कंडीशन देनी होगी, यानी कि इंक्रीमेंट करना होगा, तो मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अब आएगी मेरी लूप की बॉडी की एक्चुअली करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो लूप तो मैंने लगा दिया। अब इस लूप का क्या काम है कि बटन्स को चेक करते रहना। पहली बटन से शुरू करना है, यानी क्लियर बटन से, इससे शुरू करना है, पहले इसको चेक करो, एक एक करके सारी बटन्स को चेक करते रहो, कोई बटन प्रेस तो नहीं हुई है। अगर प्रेस हुई है तो क्या करना है, ठीक है। तो यानी कि कौन सी बटन प्रेस हुई है वो पता कैसे चलेगा, इस बटन्स वाली लिस्ट में जो आई की वैल्यू होगी वही बटन प्रेस हुई होगी। जैसे मान लो दिस इज बटन 1, बटन 0, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6। अगर 9 प्रेस हुआ है तो इसका मतलब बटन 6 जो है वो प्रेस हुआ है। तो 6 कैसे पता चलेगा, आई की वैल्यू से, ठीक है। आई मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि आई की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, 0 1 2 3, तो मैंने बटन्स आई डाल दिया। अब इस पे क्या लगाना है भाई, प्रेस हुई है तो इवेंट लिसनर तो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि भाई जो भी बटन प्रेस हो रही है, ठीक है, वो मैं कैसे पता कर पाऊंगी, आई की वैल्यू से। पहली बटन प्रेस हुई है, दूसरी या तीसरी, जो बटन प्रेस हो रही है उसका इवेंट लिसनर चला दो। अब मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती बटन 0, तब लूप का मतलब ही क्या रह जाएगा। लूप का मतलब ये है कि सबको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। 0 पे प्रेस हुआ है तो उसका इवेंट लिसनर चला दो, 1 प्रेस हुआ है तो उसका चला दो। तो इसलिए मैंने आई लिख दिया कि भाई जो भी चल रहा है तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लो। अब इवेंट लिसनर तो हमको बहुत अच्छे से आता है, इसको 2 चीजें देनी होती है। एक तो कौन सी इवेंट को हैंडल करना है, तो मैं बोल रही हूँ क्लिक, यानी जब भी वो बटन क्लिक हो तब आपको क्या करना है, एक फंक्शन चला देना है। क्या करना है, एक फंक्शन चला देना है। इस फंक्शन के अंदर मैं अपना लॉजिक लिख दूंगी। कौन सा लॉजिक, डेटा को कैप्चर करने वाला। जैसे 9 बटन प्रेस हुई तो 9 को वहां से कैसे निकाला जाए यूजर के पास से, तो वो लॉजिक मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, मुझे ये भी पता है कि जब भी ये बटन प्रेस होगी तो इसका कुछ तो इनर टेक्स्ट होगा। इनर टेक्स्ट मतलब जैसे ये बटन प्रेस हुई तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, 9 है। ये बटन प्रेस हुई तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, माइनस है। ये बटन प्रेस हुई तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, प्लस है। ये बटन प्रेस हुई तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, इक्वल है। तो सिमिलरली जो बटन प्रेस हुई है उसका इनर टेक्स्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, इनर टेक्स्ट निकाल लो, और उसको मैं स्टोर कर लूंगी कॉन्स्ट वैल्यू। वैल्यू ही तो है ना, ये वैल्यू दे दो, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, वापस से रिपीट करती हूँ। मैंने एक लूप लगाया और इसको बोला कि सारी बटन्स पे नजर रखो। नजर क्या रखना है कि जो भी बटन प्रेस हो रही है उसका इवेंट लिसनर चला दो। और क्या
क्या इवेंट लिसनर क्या करेगा, क्लिक को मॉनिटर करता रहेगा। जैसे ही बटन क्लिक हुई तो ये वाला काम कर देना है जो भी इसके बॉडी के अंदर लिखा है। अब काम क्या करना है वो भी हम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है हमने काम करना। पहली चीज क्या करना है, उसके इनर टेक्स्ट को निकाल लेना है। ठीक है, इनर टेक्स्ट तो निकाल लिया। अब इनर टेक्स्ट में क्लियर भी हो सकता है, बैकस्पेस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ना इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट से ही पता चलेगा बटन कौन सी प्रेस हुई है। तो सपोज करो किसी ने क्लियर प्रेस कर दिया, तो क्लियर का काम ये है कि जो भी चीजें डिस्प्ले पे दिख रही हैं सबको गायब करके वापस से जीरो कर दो। क्या कर दो, जीरो कर दो। तो अगर किसी ने क्लियर प्रेस किया है तो उसको कैसे चेक करेंगे, इफ। ठीक है, इफ। अब ये इफ कौन सी वाला है, अभी मैंने पहली चीज देखी लूप्स। ठीक है, लूप्स। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या देखने वाले, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सपोज करो आप बारिश के मौसम में घर से निकल रहे हो, ठीक है, और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको छाता ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो वहां पे आपके पास दो कंडीशंस है। ठीक है, वहां पे आपके पास दो कंडीशंस है। एक तो इट मे रेन, ठीक है, और दूसरा इट मे नॉट रेन, है ना, यू गो आउट। ये आपका एक कंडीशन है। ठीक है, अगर बारिश होती है तो आपको क्या करना है, छाता लेके जाना है। अगर बारिश नहीं होती है तो आपको क्या करना है, छाता लेके नहीं जाना है। सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग थिंग। आपको खुद से एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि बारिश हो रही है, अगर हो रही है तो छाता ले जाओ, बारिश नहीं हो रही है तो ना ले जाओ। दो ऑप्शन है आपके पास। तो सिमिलरली जब भी जावास्क्रिप्ट के पास कई ऑप्शन होते हैं तो आपको वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती है या डिसीजन मेकिंग फ्रीडम जावास्क्रिप्ट को देना पड़ता है। वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको बोल रही हूँ इफ जो वैल्यू है यानी जो वैल है इज इक्वल टू सी। अगर क्लियर वाली बटन जो है वो प्रेस हुई है तो आपको ये वाला काम करना है, डू दिस। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आपको ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करनी है, वरना चुपचाप यहाँ पे चेक करो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वापस बाहर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये वाला काम मत करो। ये वाला काम तभी होगा जब वैल्यू में सी होगा। ठीक है, जब ये वाली बटन प्रेस होगी, कौन सी वाली, ये वाली, तभी तो इसका इनर टेक्स्ट सी होगा। और अगर इनर टेक्स्ट सी होगा तभी वैल्यू के अंदर सी आएगा। और अगर वैल्यू के अंदर सी है तब आपको ये वाला काम करना है। अगर वैल्यू के अंदर सी नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे कहाँ बढ़ जाओ, आप चेक करेंगे इफ वैल्यू इज इक्वल टू सी तो ये कर दो, अदरवाइज एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ वैल्यू इज इक्वल टू बैकस्पेस। दूसरा काम यही तो है, बैकस्पेस। अगर वैल्यू सी है यानी क्लियर बटन यूजर ने प्रेस किया है तो यहाँ वाला काम करना है। अगर वैल्यू एक्स है यानी बैकस्पेस बटन प्रेस किया है तो ये वाला काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो यूजर ने क्लियर भी प्रेस नहीं किया, यूजर ने बैकस्पेस भी प्रेस नहीं किया, तो इसका मतलब नेक्स्ट यूजर कोई नंबर प्रेस कर सकता है। ठीक है, या तो इक्वल टू प्रेस कर सकता है, या तो इन नंबर्स में से कुछ प्रेस कर सकता है, या तो इक्वल टू प्रेस कर सकता है, और या तो कोई ऑपरेटर प्रेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑपरेटर प्रेस करेगा तो क्या होगा, एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन, या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो दूसरी सेटिस्फाई होगी, या तो अब तीसरी पे काम करते हैं, या तो तीसरी सेटिस्फाई होगी। अब क्या हो सकता है, चार ऑपरेटर्स है ना। ठीक है, तो उन चार ऑपरेटर्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो एल्स इफ वैल्यू इज इक्वल टू, या तो वो प्लस होगा, और के लिए आप दो पाइप्स लगाते हो, और या तो वो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, और या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है लास्ट, या तो वो डिवीजन हो सकता है, या तो वो डिवीजन हो सकता है। सिंपल, यही चार तो ऑपरेटर्स हैं। देखो, या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या सब्सट्रैक्शन होगा। तो इनमें से अगर कोई भी है, अगर वैल्यू प्लस है, या वैल्यू माइनस है, या वैल्यू मल्टीप्लिकेशन है, या वैल्यू सब्सट्रैक्शन है, तो आपको ये वाला काम करना है, डू दिस। सिंपल, इतना टारगेट हो गया। नेक्स्ट क्या टारगेट करना है, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, अगर कोई इक्वल टू प्रेस कर रहा है तो आपको क्या करना है, अगेन एल्स इफ वैल इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, अगर किसी ने इक्वल प्रेस किया है तो आपको ये वाला काम करना है। सिंपल, और अगर इसमें से
कुछ भी प्रेस नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या है, नंबर प्रेस किया गया है। तो अगर नंबर प्रेस किया गया है तो हम यहाँ पे काम करेंगे इफ़ नंबर इज प्रेस्ड। ठीक है, मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर अपने पूरे जावास्क्रिप्ट कोड का बना लिया है कि भैया पहला काम करना है डिस्प्ले को कैप्चर करो, क्योंकि इस पे हमें डिस्प्ले करना है क्या, रिजल्ट। फिर सारी बटन्स को कैप्चर कर लो, सारी बटन्स मुझे रीड करनी है कि कौन सी बटन प्रेस हो रही है। उसके बाद मुझे 3 स्टोरेज बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला नंबर जो यूज़र प्रेस करेगा उसकी, दूसरा ऑपरेटर जो प्रेस करेगा उसकी, और तीसरा जो सेकंड नंबर प्रेस करेगा उसकी। इन तीनों को मुझे स्टोर करना होगा। स्टोर करोगे तभी तो कैलकुलेट करोगे। मान लो किसी ने 9 + 6 लिखा तो फर्स्ट नंबर 9 हो जाएगा, सेकंड नंबर 6 हो जाएगा और ऑपरेटर प्लस हो जाएगा। जब आपके पास तीनों चीज़ें स्टोर्ड रहेंगी तभी तो आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे ना। तो उन तीनों को स्टोर करने के लिए हमने 3 वेरिएबल्स या 3 बॉक्सेस ले लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि सारी बटन्स को मॉनिटर करो। तो एक एक करके मॉनिटर करना एफिशिएंट कोडिंग नहीं होगी, इसलिए मैं एक लूप लगाऊंगी जिससे बोलूँगी कि भैया तुम्हारा काम ही यही है कि सारी बटन्स पे अपनी नज़र रखो, और जो बटन प्रेस हो रही है, जैसे मान लो 4th बटन प्रेस हुई यानी बटन 3, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 यानी 3rd बटन प्रेस हुई है। 3rd बटन कौन सी, ये वाली। अगर ये बटन प्रेस हुई है तो उस पर एक इवेंट लिसनर लगा है, अब वो काम करेगा। लूप का काम बस इतना ही है कि भैया जो बटन प्रेस हुई है उसका इवेंट लिसनर चला दो। इवेंट लिसनर क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है क्लिक को, कि जब भी क्लिक होगा, जैसे ही क्लिक होगा वैसे ही मैं ये वाला काम कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब काम क्या करना है कि भैया अगर C प्रेस हुआ है तो ये वाला काम करना है, अगर बैकस्पेस प्रेस हुआ है तो ये वाला काम करना है, कोई ऑपरेटर प्रेस हुआ है तो ये वाला काम करना है, और अगर इक्वल टू प्रेस हुआ है तो ये वाला काम करना है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं प्रेस हुआ है तो इसका मतलब एक ही लॉजिक बचता है, नंबर्स। तो मुझे यहाँ पे जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देना है। सिंपल। अब आते हैं क्लियर पे और एक एक करके अपना लॉजिक लिखते हैं। क्लियर पे क्या करना है आप खुद से सोचो। क्लियर अगर कोई प्रेस कर रहा है तो इसका मतलब पहले से कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हुआ होगा, उसको क्लियर करना होगा। तो क्लियर करने का मतलब है इन तीनों को रीसेट कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है, इन तीनों को रीसेट कर दो। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नम था उसके अंदर कोई वैल्यू रही होगी उसको रीसेट कर दो, जो सेकंड नम है उसके अंदर भी कुछ वैल्यू होगी उसको भी रीसेट कर दो, उसके साथ साथ जो ऑपरेटर है उसके अंदर भी कुछ वैल्यू होगी उसको भी रीसेट कर दो, एंड लास्ट में यहाँ पे जो इनर टेक्स्ट है डिस्प्ले का उस पर वापस से 0 दिखा दो, क्योंकि अभी तो कोई नंबर दिख रहा होगा ना, तो वापस से 0 दिखा दो, इनिशियल कंडीशन। तो मैं बोलूँगी कि जो डिस्प्ले है उसके इनर टेक्स्ट में वापस से 0 डाल दो। ठीक है, इतना काम आपको करना है जब भी कोई क्लियर प्रेस करता है। कब, इफ़ क्लियर बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, जब भी क्लियर बटन प्रेस होगी तो इतना काम आपको करना है। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं अपनी बैकस्पेस वाली बटन पे। बैकस्पेस वाली बटन पे अभी हम काम नहीं करेंगे, बट स्टिल इफ बैकस्पेस बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एरेज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी। स्किप कैसे करूँगी, मैं एक अलर्ट दे दूँगी, वी विल वर्क ऑन दिस लेटर। ठीक है, इस वीडियो में हम इस बात नहीं करेंगे। बैकस्पेस मैंने, क्योंकि मुझे एक बटन की ज़रूरत थी, ये मैंने बैकस्पेस यहाँ पे दे दिया था, इस पर हम काम नहीं करने वाले। नेक्स्ट, इफ़ ऑपरेटर्स आर प्रेस्ड। अगर कोई ऑपरेटर प्रेस हो रहा है तो आपको क्या करना है, आते हैं अपने ऑपरेटर्स वाले लॉजिक में। अब आप खुद सोचो कि जब भी कोई ऑपरेटर प्रेस होगा तो इसका मतलब है एक पहले से कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बिना कोई नंबर प्रेस किए प्लस प्रेस कर दिया, तो आप किसको ऐड कर दोगे। मान लो 9 + 6 हो रहा है तो इसका मतलब 9 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर हो जाएगा, 6 सेकंड नंबर हो जाएगा। अब कोई बहुत बुद्धिमान आदमी आया और उसने पहले प्लस ही प्रेस कर दिया, तो आप किन 2 नंबर्स को ऐड करोगे। प्लस के बाद तो एक ही नंबर आएगा ना 6, तो ऑपरेटर के बाद एक ही नंबर आएगा, तो आप ऐड कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई ऑपरेटर प्रेस करता है तो पहला काम आपको फिर से एक कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि क्या फर्स्ट नम जो है खाली है, ट्रिपल इक्वल। ठीक है, क्या फर्स्ट नंबर खाली है, क्या फर्स्ट नंबर यूज़र ने प्रेस नहीं किया है। अगर फर्स्ट नंबर यूज़र ने प्रेस नहीं किया है तो आप कुछ नहीं करोगे, वहाँ से
वापस रिटर्न चले जाओगे, भैया मेरे बस का नहीं है, पहला नंबर दो तब ऑपरेटर प्रेस करो तभी कुछ करूँगा। एंड सिमिलरली हर एक कंडीशन के बाद आपको रिटर्न हो जाना है, क्योंकि ये लूप तो बार बार चलेगा ना। पहले मान लो क्लियर बटन प्रेस हुई तो आपने ये सारा काम किया और यहीं से वापस हो लिए, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। सिमिलरली किसी ने बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो आप यहाँ पे अलर्ट दिखा के रिटर्न हो लोगे, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही किसी ने अगर ऑपरेटर प्रेस किया और पहला नंबर नहीं डाला तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, भैया वहीं से रिटर्न हो जाओ, मेरे बस का नहीं है आपका ये एग्जीक्यूशन करना। बट अगर किसी ने पहला नंबर प्रेस कर रखा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोड आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब कोड आगे बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑपरेटर वाला ये आपने लिया था, ऑपरेटर वाला वेरिएबल, इसके अंदर इस वैल्यू को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर से समझो, मान लो प्लस बटन प्रेस हुई, ठीक है, लूप चला, 1 2 3 4 ऐसे उसने चेक किया, ठीक है, कोई तो बटन प्रेस हुई है, कौन सी बटन प्रेस हुई है उसको चेक करेगा इवेंट लिसनर, और जो प्रेस हुई है उसका इनर टेक्स्ट निकाल करके वैल्यू के अंदर डाल देगा, वैल वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अब नीचे आएंगे, ये कंडीशन चेक होगी, वैल इज इक्वल टू सी, नहीं भाई, वैल इज इक्वल टू एक्स, नहीं भाई, वैल इज इक्वल टू प्लस, यस, प्लस बटन प्रेस हुई है, तो यानी कि इस वैल के अंदर प्लस रखा हुआ है। अब इसको कहाँ पहुँचाना है, इसके गंतव्य स्थान तक, यानी कि ऑपरेटर वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं ऑपरेटर इज इक्वल टू वैल कर दूँगी, यानी वैल के अंदर जो वैल्यू है उसको कहाँ डाल दो, ऑपरेटर के अंदर डाल दो। अभी मेरा इतना ही काम है, बस इतना ही काम है कि इन तीनों के अंदर वैल्यूज़ को फिल करना। कैलकुलेशन तो बाद में होगी, अभी कैलकुलेशन कब होगी, जब इक्वल टू प्रेस होगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ बटन से वैल्यूज़ फेच करनी है कि अगर बटन प्रेस हुई है उठा करके उसके वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। तो मेरा काम तो हो गया। प्लस प्रेस होगा तो ऑपरेटर में प्लस चला जाएगा, माइनस प्रेस होगा तो ऑपरेटर में माइनस चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रेस होगा तो ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, और डिवीजन प्रेस होगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ऑपरेटर के अंदर डिवीजन चला जाएगा, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले का जो इनर टेक्स्ट है उसमें 2 चीज़ें दिखानी, एक तो पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नम प्लस ऑपरेटर, क्योंकि 2 चीज़ें प्रेस हो चुकी है ना। अगर फर्स्ट नंबर नहीं होगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, यहीं से ऊपर वापस चले जाओगे। अगर फर्स्ट नंबर है आपके पास और उसके बाद यूज़र ने कोई ऑपरेटर प्रेस किया है तो इसका मतलब आपको पहला नंबर दिखाना है प्लस ऑपरेटर दिखाना है, सिंपल। और फिर हम यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे। हम बार बार रिटर्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये लूप कई बार चलेगा और हर एक बटन के लिए लूप चलेगा, ठीक है। तो एक बटन प्रेस हुई उसका लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बटन प्रेस होगी उसका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, तीसरी प्रेस होगी तो उसका एग्जीक्यूट होगा, चौथी प्रेस होगी तो उसका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसलिए बार बार हम यहाँ से रिटर्न हो जा रहे हैं, सिंपल। अभी तक हमने क्लियर बटन को हैंडल कर लिया, बैकस्पेस बटन को हैंडल कर लिया, ऑपरेटर्स को भी हैंडल कर लिया कि जैसे ही इन चारों में से कोई बटन प्रेस होती है, पहला काम ये करो कि ये चेक करो कि यूज़र ने पहला नंबर डाला है या नहीं डाला है। अगर पहला नंबर नहीं डाला है तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। अगर फर्स्ट नंबर नहीं है तो कुछ नहीं, वापस हो जाओ वहीं से। अगर फर्स्ट नंबर है तो बस उसको अभी के लिए डिस्प्ले कर दो, कब तक, जब तक सेकंड नंबर प्रेस ना हो जाए और इक्वल प्रेस ना हो जाए। जब इक्वल प्रेस होगा तभी तो एग्जीक्यूट करोगे ना लॉजिक को आप, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे इक्वल प्रेस करने की। अब अगर इक्वल प्रेस हुआ है तो इसका मतलब 2 नंबर्स आपके पास होने चाहिए पहले से, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर इक्वल प्रेस हुआ है तो अगेन आपको 4 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कौन सी कंडीशंस, कि भैया अगर ऑपरेटर प्लस है तो प्लस करना है, अगर ऑपरेटर माइनस है तो माइनस करना है, अगर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर ऑपरेटर डिवीजन है तो डिवीजन करना है। तो इसका मतलब सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगी, क्या, रिजल्ट, क्योंकि इक्वल टू प्रेस हुआ है तभी तो रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे ना। इसका मतलब पहला नंबर भी आपके पास है, दूसरा नंबर भी आपके पास है और ऑपरेटर भी आपके पास है। अब मैं चेक करूंगी, इफ ऑपरेटर इज व्हाट, प्लस। अगर ऑपरेटर प्लस है तो क्या करना है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम। यानी कि अगर ऑपरेटर प्लस है, यानी यूज़र ने प्लस प्रेस किया है तो इसका मतलब वो चाहता है कि दोनों नंबर्स ऐड हो जाएं। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर करके रिजल्ट के अंदर डाल दोगे, यही तो काम करना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान दो तो आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ऑपरेटर तीनों को एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। तो यानी कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, वरना स्ट्रिंग पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली नंबर के अंदर अपने फर्स्ट नंबर को पास कर देंगे। अगर आपको टाइप कन्वर्जन नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने टाइप कन्वर्जन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन नहीं आता है तो आप इंटरव्यू में बहुत बार फंसोगे, क्योंकि टाइप कन्वर्जन से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सेम काम अब हम करेंगे सेकेंड नंबर के साथ भी, उसको भी कन्वर्ट कर देंगे नंबर के अंदर। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि फर्स्ट नंबर के अंदर मैंने स्ट्रिंग ले रखा है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है, ऑपरेटर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है और सेकेंड नंबर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। और स्ट्रिंग पे हम जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन हमेशा नंबर्स पे ही एफिशिएंट आंसर देते हैं, इसीलिए हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया है नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कंडीशन कि जब यूजर ने क्या किया, प्लस प्रेस किया। ऐसे ही कई कंडीशंस बनेगी। अगर यूजर ने माइनस प्रेस किया तो क्या करना है, दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर देना है। अगर यूजर ने मल्टीप्लिकेशन प्रेस किया तो आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड लास्ट, अगर यूजर ने डिवीजन प्रेस किया तो आपको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन चारों कंडीशंस को आपने हैंडल कर लिया है कि अगर यूजर प्लस प्रेस करता है तो दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है, अगर यूजर माइनस प्रेस करता है तो दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है, अगर यूजर मल्टीप्लिकेशन प्रेस करता है तो आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर यूजर डिवीजन प्रेस करता है तो आपको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब इसको रिजल्ट के अंदर आपने स्टोर तो कर लिया है, अब इसको यहाँ पे दिखाना है ना, डिस्प्ले पे शो भी तो करना है, यहाँ पे दिखना भी तो चाहिए नंबर। तो अपने आप तो उड़ के आएगा नहीं, आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कैसे, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, इसके इनर टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो इनर टेक्स्ट को चेंज करने के लिए वही सेम काम, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे, रिजल्ट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट के अंदर जो चीजें मैंने स्टोर की थी उसको अब मैं डिस्प्ले के ऊपर शो कर दूंगी। इसके अलावा कुछ चीज और करनी होंगी, क्योंकि आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको अपनी वेरिएबल्स को वापस से एम्प्टी करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, सेकेंड नंबर को एम्प्टी कर दूंगी, ऑपरेटर को भी एम्प्टी कर दूंगी, बट जो फर्स्ट नंबर होगा उसके अंदर मैं रिजल्ट को स्टोर कर दूंगी। क्यों, अभी हम इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। जैसे ही कोई यूजर इक्वल टू प्रेस करता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया है मैंने, खाली वेरिएबल जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, विच इज रिजल्ट, जिसमें आपका लास्ट में जो कैलकुलेट होकर डेटा आएगा वो स्टोर होगा। इसके बाद चार चीजें चेक करनी होंगी। अगर यूजर ने प्लस प्रेस किया है तो दोनों नंबर्स को ऐड करना है, अगर यूजर ने माइनस प्रेस किया है तो दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, अगर यूजर ने मल्टीप्लिकेशन प्रेस किया है तो आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एंड लास्ट अगर डिविजन प्रेस किया है तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। इतना काम करने के बाद रिजल्ट में जो चीजें आई हैं उसको डिस्प्ले पे दिखाना है एंड अपनी सारी वैल्यूज को रीसेट कर देना है। ठीक है, अभी तक हमने क्लियर बटन हैंडल कर लिया, बैकस्पेस हैंडल कर लिया, ऑपरेटर्स हैंडल कर लिए, इक्वल टू हैंडल कर लिया, बट नंबर्स कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब यूजर नंबर भी प्रेस करेगा तो भी तो आपको स्टोर करना है ना कहीं। फर्स्ट नंबर के अंदर वैल्यू डालनी है, सेकंड नंबर के अंदर वैल्यू डालनी है। अब हम उस पर काम करेंगे। तो अगर नंबर प्रेस होता है इसका मतलब ऊपर का कोई भी कंडीशन नहीं चला है। ठीक है, अगर ऊपर का कंडीशन नहीं चला है तब इसका क्लियर कट मतलब है कि कोई ना कोई नंबर प्रेस हुआ है, क्योंकि बाकी बटन्स तो हमने हैंडल कर रखा है। तो अगर कोई नंबर प्रेस हुआ है तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो फर्स्ट नंबर है या वो सेकंड नंबर है। अब आप खुद सोचो कि आप ये कैसे पता लगा पाओगे कि जो नंबर यूजर ने प्रेस किया है वो पहला नंबर है या दूसरा नंबर है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, आपको दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट नंबर है, कौन सा सेकंड नंबर है। अगर आप हायरार्की की बात करो तो कोई भी यूजर है सबसे पहले एक नंबर प्रेस करेगा विच विल बी फर्स्ट नंबर, देन ऑपरेटर प्रेस करेगा एंड देन सेकंड नंबर को प्रेस करेगा। तो इसका मतलब मुझे एक कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑपरेटर के अंदर कोई वैल्यू है तो इसका मतलब यूजर सेकंड नंबर प्रेस कर रहा है। यानी कि जैसे मान लो किसी ने 96 प्रेस किया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, फिर प्लस प्रेस किया तो ये ऑपरेटर हो गया, फिर किसी ने 32 प्रेस किया तो ये सेकंड नंबर हो गया। तो जब कोई यूजर 32 प्रेस कर रहा होगा तो हम एक चीज करेंगे, चेक कर लेंगे क्या ऑपरेटर के अंदर पहले से वैल्यू है। अगर ऑपरेटर वाली वैल्यू है इसका मतलब ये सेकंड नंबर है, अगर ऑपरेटर के अंदर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये यूजर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर है। तो यही मैं कंडीशन चेक करूंगी अपने कोड के अंदर। मैं क्या करूंगी, इफ ऑपरेटर इज एम्प्टी, अगर ऑपरेटर एम्प्टी है, ठीक है, पहले तो ये चेक करेंगे कोई कंडीशन चली नहीं, इसका मतलब बटन प्रेस हुई है नंबर्स वाली। अगर नंबर्स वाली बटन प्रेस हुई है तो मैं चेक करूंगी क्या ऑपरेटर पहले से प्रेस हो चुका है, अगर हो चुका है इसका मतलब वो सेकंड नंबर है, अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो फर्स्ट नंबर है। तो अगर फर्स्ट नंबर है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डाल दूंगी।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने अपेंड किया है वैल्यू को। सेम लॉजिक, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है फर्स्ट नंबर, तो मैंने उसको अपेंड कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि फर्स्ट नंबर प्रेस किया गया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है यानी एल्स यूजर ने सेकेंड नंबर प्रेस किया है, तो यानी वैल्यू के अंदर जो चीजें हैं वो सेकेंड नंबर के अंदर चली जाएंगी। और इसको मुझे डिस्प्ले भी करना है, तो मैं सेम वही काम करूंगी, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट मैं दिखा दूंगी फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या दिखाना होगा, पहले तो फर्स्ट नंबर दिखाना होगा, देन ऑपरेटर दिखाना होगा, एंड देन सेकेंड नंबर दिखाना होगा। ठीक है, अभी मेरे सारे कंडीशंस हैंडल हो चुके हैं कि अगर यूजर क्लियर बटन प्रेस करता है तो मुझे क्या करना है, अगर यूजर बैकस्पेस बटन प्रेस करता है तो मुझे क्या करना है, अगर यूजर कोई भी ऑपरेटर प्रेस करता है तो मुझे क्या करना है, एंड अगर यूजर इक्वल टू प्रेस करता है उस केस में मुझे क्या करना है, एंड लास्ट अगर इसमें से कुछ भी प्रेस नहीं करता है, इसका मतलब कोई ना कोई डिजिट वाला बटन प्रेस हुआ है 0 1 2 3 4 5, तो उस केस में मुझे क्या करना है। अभी मेरा बेसिक कैलकुलेटर बन के रेडी है, इसमें बहुत सारे बग्स हैं, उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे एक्चुअली आ रही हैं। तो चलते हैं अपने आउटपुट पे, अपने कैलकुलेटर पे, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने index.html को ये बताया ही नहीं है कि इसके लिए एक स्क्रिप्ट फाइल रेडी की गई है। तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे अपना फाइल दे देंगे script.js। ठीक है, अभी लिंक हो चुका है। अब देखो, जैसे यूजर ने प्रेस किया 8, आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है, कहाँ? डिस्प्ले पे। क्यों? क्योंकि जैसे यूजर ने प्रेस किया 8, हुआ क्या, ये वाला लूप चला। लूप में इसने कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया कौन सी बटन प्रेस हुई है। ठीक है, इसने चेक किया, उसके इवेंट लिस्नर को चलाया, इवेंट लिस्नर ने चेक किया, ओके क्लिक हुआ है, इसका मतलब मुझे इसमें से कुछ तो काम करना है। क्लिक हुआ है, इसने चेक किया क्या क्लियर बटन क्लिक हुआ है, नो। बैकस्पेस क्लिक हुआ है, नो। ऑपरेटर्स क्लिक हुए हैं, नो। इक्वल क्लिक हुआ है, नो। इसका मतलब लास्ट में कोई ना कोई नंबर क्लिक हुआ है। अगर कोई नंबर क्लिक हुआ है तो इसने चेक किया क्या ऑपरेटर के अंदर पहले से वैल्यू है, नहीं है, तो मतलब वो फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कर देगा और डिस्प्ले के इनर टेक्स्ट पे वही फर्स्ट नंबर दिखा देगा। तो जैसे ही मैंने 8 प्रेस किया, डिस्प्ले पे मुझे 8 विजिबल हो गया। अब जरूरी तो है नहीं कि सिंगल ही डिजिट कोई प्रेस करे, हो सकता है 85 प्रेस कर रहा हो, तो यहाँ पे 85 तो दिखना चाहिए। 85 दिखाने के लिए ही मैंने यहाँ पे अपेंड की थी वैल्यू को, ऐड नहीं किया था। ठीक है, अगर आप ऐड कर देते तो वो 8 + 5 हो जाता, और इसी रीजन की वजह से हमने नंबर्स में पहले स्ट्रिंग में स्टोर किया, ना कि नंबर में। हमने बाद में उसको कन्वर्ट किया नंबर में, ताकि डिस्प्ले करते टाइम हम वैल्यूज को अपेंड कर पाए, मतलब एक के बाद एक ऐड कर पाए, यानी 8 + 5 को 85 बना पाए, ना कि 8 + 5 = 13 कर दें। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे अपेंड किया था। अपेंड करने की वजह से मुझे यहाँ पे 85 विजिबल है। दूसरा काम क्या करना है, मान लो मैंने 85 प्रेस किया, ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। अब मैं प्रेस कर रही हूँ प्लस, तो प्लस प्रेस किया तो देखो यहाँ मुझे प्लस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मुझे सेकेंड नंबर डालना है। अब मैंने डाला 36। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने सेकंड नंबर डाला, अगेन कौन सी कंडीशन चलेगी, यहाँ पे एल्स वाली। सेकंड नंबर के अंदर वैल्यू आ गई और डिस्प्ले पे क्या है, पहला नंबर, देन ऑपरेटर एंड देन सेकंड नंबर। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे विजिबल है। अब जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगी तो मेरा ये वाला लॉजिक चलेगा। कौन सा? ये वाला, इक्वल टू वाला। जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगी तो यहाँ पे देखो 121 तो आया, बट साथ में इक्वल टू आ रहा है पीछे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको हैंडल करनी होंगी। एडिशन तो मेरा हो रहा है, यहाँ पे मेरा एडिशन तो हो रहा है, यानी कि 85 + 36, तो मुझे वैल्यू तो यहाँ पे मिल रही है, विच इज कमिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से मुझे वैल्यू तो मिल रही है, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर दिख रहा है विच इज इक्वल टू, ये मुझे हटाना है। ओके, मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया था, तो आगे का लॉजिक भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ से इक्वल टू मिल रहा था। अभी अगर वापस से चेक करें, 85 + 36 = 121। इसका मतलब मेरा एडिशन वाला लॉजिक तो काम कर रहा है, क्लियर बटन भी काम कर रही है। सी 85 + 36 = 121, क्लियर भी काम कर रहा है। अगर मैं बैकस्पेस प्रेस करती हूँ तो मुझे एक अलर्ट मिलता है, वी विल वर्क ऑन दिस लेटर, क्योंकि हमने कुछ लॉजिक्स अभी कवर नहीं किए। सिमिलरली अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो वो भी काम कर रहा है, अगर मैं डिविजन की बात करूँ तो वो भी काम कर रहा है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है। तो बेसिक कैलकुलेटर तो रेडी है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। कौन सी प्रॉब्लम्स है? जैसे मान लो 36 + 36 किया मैंने तो यार 72। अब 72 में मैं आगे ऑपरेशंस करना चाहती हूँ, या फिर इसको रीसेट करके नेक्स्ट ऑपरेशन करना चाहती हूँ, तो मैंने जैसे ही 0 प्रेस किया, ये 72 में ही अपेंड कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट नंबर के अंदर मेरा 72 रखा हुआ है, और जैसे मैंने 0 प्रेस किया तो इसके आगे ही इसने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड।
अगर मैं कोई कंडीशन, कोई कैलकुलेशन करती हूँ और इज इक्वल टू के बाद जब रिजल्ट डिस्प्ले होता है, उसके बाद जब यूजर एक नया नंबर प्रेस करता है तो वो एक नए नंबर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि पुराने नंबर पे अपेंड हो जाना चाहिए। तो उसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगी, मैं एक फ्लैग ले लूंगी रिजल्ट शोन, कि मतलब हमने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया है, विच विल बी फॉल्स इनिशियली। ठीक है, और इसको ट्रू कब करेंगे, इक्वल टू के बाद जब हम रिजल्ट को दिखा देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट शोन को ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रिजल्ट शोन को ट्रू कर दिया। अब जब भी नंबर्स प्रेस होंगे ना, तो चेक कर लेंगे कि जब भी कोई नंबर फर्स्ट नंबर प्रेस कर रहा है तो क्या पहले से रिजल्ट के अंदर कुछ रखा हुआ है या पहले से हमने कुछ रिजल्ट दिखाया है। उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिजल्ट शोन इज ट्रू। ट्रू के लिए आपको अलग से ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये ट्रू है तभी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर रिजल्ट दिखाया गया है तो मुझे पहले फर्स्ट नंबर को एम्प्टी करना होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर के अंदर कुछ वैल्यू है, पहले मुझे फर्स्ट नंबर को एम्प्टी करना होगा। एंड क्योंकि यूज़र ने पहला नंबर प्रेस किया है, इसका मतलब आगे कुछ ऑपरेशन होगा, तो मुझे फिर से इसको फॉल्स कर देना होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको अपेंडिंग 0 से बचाएगा। अब अगर मैं चेक करूँ 96 + 36 = 132, अब जैसे ही मैं 0 प्रेस करूँगी तो यहाँ पे वैल्यू रीसेट हो जाएगी एंड ये 0 एज अ न्यू नंबर काउंट किया जाएगा। एक बार और चेक करते हैं, 12 + 6 18 आया। अब अगर जैसे ही मैं नया नंबर प्रेस करूंगी तो वो एक न्यू नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। अब अगर यूजर दूसरी बटन प्रेस कर रहा है नंबर्स की, तो यानी कि वो नया कैलकुलेशन करना चाहता है, तो इसलिए हम फर्स्ट नंबर को रीसेट कर देंगे एंड फिर नया कैलकुलेशन करेंगे। एक लास्ट कंडीशन जो मुझे हैंडल करनी है अपने कैलकुलेटर में, विच इज जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आपको इन्फिनिटी मिलता है, बट अगर आप अपने कैलकुलेटर में देखोगे तो आपको इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन को हैंडल किया जाता है। तो सिमिलरली वो चीज हमें यहाँ भी करना है। जब भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो तो आई वांट टू गिव अ मैसेज दैट कांट डिवाइड बाय 0। उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए अपने डिवीजन वाले लॉजिक पे आएंगे, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ऑपरेटर डिवाइड है तो आपको फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर करना है। यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, मैं चेक कर लूंगी इफ क्या रिजल्ट इज इन्फिनिटी। अगर रिजल्ट इन्फिनिटी है तो आई वांट टू चेंज द रिजल्ट का वैल्यू एंड मैं रिजल्ट के अंदर डालना चाहती हूँ एक स्ट्रिंग विच इज कांट डिवाइड बाय 0। सिंपल। अब अगर मैं कोई भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करूँगी बाय 0, आई विल नॉट गेट इन्फिनिटी, इट विल गिव मी एन मैसेज दैट कांट डिवाइड बाय 0। आप यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहो वो मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप एक अलर्ट भी प्रिंट कर सकते हो। अलर्ट मतलब एक मैसेज आता है, कांट डिवाइड नंबर बाय 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले पे दिखाएगा और उसके साथ में एक अलर्ट देगा दैट कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक है, कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ये दोनों काम हो रहा है। तो अभी हमारा कैलकुलेटर बन करके रेडी है। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहला हमने सीखा लूप्स कैसे लगाते हैं और लूप्स का क्या यूज़ होता है। जब भी किसी काम को रिपीटेडली बहुत बार करना होता है, 100 बार, 200 बार, 400 बार या किसी एक टर्मिनेशन कंडीशन तक करना होता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमको अपने प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग पावर देनी है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ इफ़, एल्स इफ़, एटसेट्रा। इसके साथ साथ कन्वर्जन, नंबर्स को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा। एंड हमारा मिनी प्रोजेक्ट विच इज़ अ कैलकुलेटर बन करके रेडी है। अभी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अब आपको सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कैलकुलेटर में 0 प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 दिख रहा है। नेक्स्ट अगर कोई 0 प्रेस करता है तो यहाँ पे डिस्प्ले में 0 ही होना चाहिए, क्योंकि डबल 0 का कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको ये कंडीशन अब हैंडल करनी है अपने कैलकुलेटर में कि अगर कोई 0 के बाद वापस 0 प्रेस करता है तो डिस्प्ले में हमेशा 0 ही दिखना चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4 जीरोज नहीं दिखनी चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी कंडीशंस हैं। जब आप इस पे काम करोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस में मिलेंगे एंड आपका काम यही है कि इसको और बेटर बनाना है, इसको और इन्हांस करना है।
आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा एंड जो कॉन्सेप्ट्स हमने इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीखे हैं वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में यस लिखना मत भूलना एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स या कौन सा प्रोजेक्ट आप चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस सीरीज विद दैट फ्रेंड जो जावास्क्रिप्ट सीख रहा है।